हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस में। बच्चों, आज हम इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक के 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने भी वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आपको पूरी 12th क्लास की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी कि जो आपकी सेकेंड बुक है, इसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाकर शुरू के 4 चैप्टर आप देख लीजिए और उनको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद में आप चैप्टर नंबर 5 तक आइए, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 5 है इसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर नंबर 4 के बीच में जो भी हुआ था उन सारी चीज़ों को जो हमने किस तरीके से चेंज किया है, किस तरीके से हम उनमें विकास करते हुए आए हैं, कौन कौन सी हमने रणनीतियां अपनाई थी, कौन कौन सी हमने प्लानिंग करी थी, वे सारी चीज़ें आपको इन्हीं चैप्टरों में मिलेंगी। और इस चैप्टर को आप देखने से पहले अच्छा है कि आप पीछे के चैप्टर आप देख के आइए। जिसने भी 1 to 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं वो देन गुड, वो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है आपका 1991, जिससे कि आपको पहले पता चल चुका है कि 1947 से लेकर 1990 तक हमारी जितनी भी औद्योगिक नीतियां थी या हमने जितनी भी प्लानिंग करी थी वे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल नए तरीके से हमारे लेके आए हैं और नया इस चैप्टर का नाम ही पुराने जैसे जो पुराने चैप्टर थे उनसे ही रिलेटेड है। इस चैप्टर में हमने किस तरीके से अपने आप को चेंज किया था, किस तरीके से हमने कौन कौन सी नीतियों को अपनाया था, और हम एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो भारत 1991 के बाद में एक नया भारत बनकर उभरा और उसमें बहुत सारे चेंजिंग, बहुत सारे डेवलपमेंट्स, जीडीपी में ग्रोथ, एजुकेशन में ग्रोथ, और आपका पर कैपिटा इनकम जो थी, मतलब प्रति व्यक्ति आय जो थी, और नेशनल इनकम जो थी, राष्ट्रीय आय, उसमें एकदम से ग्रोथ ऐसे क्या हुआ कि भारत ने ऐसी कौन सी चीज को अपना लिया था कि भारत में इतने सारे डेवलपमेंट एक साथ देखने के लिए मिले थे। तो चैप्टर नंबर 5 में आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। और मैं हूं आपका एसएन सर। तो बच्चों, डिस्कस करते हैं हम सबसे पहला पॉइंट कि जो आर्थिक सुधार किसे कहते हैं, क्योंकि मेन चीज हमारे को ये पता होना चाहिए अगर हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम सुधारों के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन कौन से सुधार हमने करे थे। तो सुधार से आपका तात्पर्य क्या है, मतलब मीन्स इसका मीनिंग क्या है, हम किसे कह सकते हैं कि आर्थिक सुधार है क्या। तो जो आर्थिक सुधार है वो आर्थिक नीतियों का एक ऐसा समूह होता है जो देश को समृद्ध एवं विकसित बनाने में क्या करता है, मदद करता है। इसका मेन मोटो यानी कि आर्थिक सुधार का जो मेन मोटो है वो ये है कि समृद्ध एवं विकसित, मतलब हमें अपने आप को समृद्ध करना है और विकसित करना है। और हमें क्यों करना है और किन चीजों से करना है, वो है हमारी आर्थिक नीतियां। मतलब वे सारी नीतियों को लेकर हमें क्या करना है, आगे हमें अपने आप को विकसित करना है। तो 1991 में कौन सी ऐसी आर्थिक स्थिति थी कि जो हमें अपने आप को सुधार की जरूरत पड़ी, मतलब हमारे पास में ऐसा क्या हुआ था। हमने पढ़ा था पहले 1956 में हमने एक औद्योगिक रणनीति अपनाई थी, औद्योगिक प्लानिंग करी थी। तो हमने ऐसा क्या हुआ कि ये जो प्लानिंग थी हमारी जो अच्छी चलती हुई आ रही थी कि एकदम से ये चेंज हो गई। इसने हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको एकदम से रियलाइज करा दिया कि ये हमारे देश के लिए नहीं है, या हम अब इसको आगे नहीं चला सकते। ऐसा क्या हुआ था और हमें क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि हमने 1991 में एक नई औद्योगिक नीति को अपनाया जो पुराने वाली औद्योगिक नीतियों से बिल्कुल अलग थी, मतलब बिल्कुल डिफरेंट थी। ऐसा क्या हुआ हमारे साथ में, ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन भी बहुत जानना जरूरी है। बच्चों, हम लोगों को पता होता है कि हमने औद्योगिक नीति ये अपनाई थी, बट इसका रीजन क्या था। देखो, कोई चीज का लाने का एक रीजन होता है कि वो चीज आई क्यों है। अगर हमें पता है कि वो चीज इसलिए आई है तो ऑटोमेटिकली हमारे को कोई बताने की जरूरत नहीं है। वहां से कैसा भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए हम उसको ऑटोमेटिकली कर देंगे। तो 1991 में जो भारत की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, मतलब 1991 तक
अब ये हो चुका था कि भारत की जो इकोनॉमी थी, जो हमने ये आर्थिक प्लानिंग जो हमने करी थी, ये एकदम से ऐसे नजर आने लगी कि बस इस पे तरस आ गया। मतलब हम उब चुके थे, अब पक चुके थे इस वाली औद्योगिक नीति को अपनाते अपनाते। भारत की जो स्थिति वो बहुत ज्यादा बेकार होने लग गई थी। उसके बाद में जिसमें आर्थिक सुधारों की कुछ ज्यादा ही आवश्यकता थी। मतलब यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा अब जरूरत पड़ गई थी कि हमें अब चेंजिंग लाना पड़ेगा, क्योंकि जो सर से पानी ऊपर पहुंच चुका था। तो भारत की खराब स्थिति क्यों थी, और कौन कौन से ऐसे जो फील्ड थे कि भारत की जो इकोनॉमी थी वो एकदम से चेंज होने के बावजूद भी बिल्कुल खराब होती चली गई। तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशन थी वो आई थी सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति। मतलब जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र था उसमें सबसे पहला हमें खराबी देखने के लिए मिली। तो उसकी स्थिति कैसी थी देखते हैं कि भारत में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक पूंजी का निवेश किया, लेकिन इस क्षेत्र में आर्थिक विकास में अधिक भूमिका नहीं निभाई। इसलिए इस क्षेत्र को कम करने की हमें आवश्यकता पड़ गई। मीन्स यहाँ पर देखो, समझने की कोशिश करना कि भारत में सार्वजनिकरण बहुत ज्यादा था और हर चीज में गवर्नमेंट अपने आप को हमने देखा था कि गवर्नमेंट हर चीज को प्रोत्साहित कर रही थी और हर परिवार को कह रही थी, लोगों को प्रोत्साहन दे रही थी कि आप लोग आगे आइए, आप निवेश करिए, आपको अगर जो भी घाटा होता है या फिर आपको कुछ परसेंट की अगर जरूरत होती है तो गवर्नमेंट आपको उस चीज के लिए इन्वेस्ट करेगी। मतलब आप तो करोगे ही करोगे, आपके साथ में गवर्नमेंट भी कुछ परसेंट आपको हिस्सा देगी। तो आप खुद ही सोचिए कि गवर्नमेंट भी कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा निवेश कर दिया, हम लोगों का निवेश कम हो गया था और गवर्नमेंट का निवेश ज्यादा हो गया था। और कोई चीज अगर गवर्नमेंट ज्यादा निवेश करती है तो उसकी जीडीपी ऑलरेडी कम होती चली जाती है। वहां पर गवर्नमेंट का ही रोल होता है, लोगों का रोल कम हो जाता है। लोग सिर्फ वस्तुओं का उपभोग करते हैं, ना कि निवेश करते हैं। तो निवेश करने का काम गवर्नमेंट का। चीजें सस्ती मिलेंगी, जब चीजें सस्ती मिलेंगी और सरकार उसको, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, महंगा बेचेगी। मतलब ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट करेगी और हम लोग उसका सस्ते में उपयोग करेंगे। तो ये फील्ड आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो गवर्नमेंट के पास में क्या हो गया था, जो राजस्व था उसकी धीरे धीरे कमी होती चली गई थी। तो यही कारण था कि हमें इसको चेंज करने की जरूरत थी। दूसरा फील्ड हमारे पास में आता था विदेशी विनिमय के भंडारण में कमी। भाई सिंपल सी बात, विदेशी जो विनिमय था हमारा वो धीरे धीरे कम होता चला गया। क्यों? कि भारत के पास में विनिमय को आधारित जो अधिक मात्रा में नहीं था। मतलब विनिमय, अब हमारे पास में एक ऐसा, मतलब हमारे पास में एक ऐसी कैपेसिटी होती है या फिर हमारे पास में एक ऐसा एडिशनल क्या बोल सकते हैं उसको, एडिशनल हमारे पास में एक लोकर होता है, ये डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर वर्क करता है। मतलब हम इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग करते हैं, इंटरनेशनल जो व्यापार करते हैं, उसका देख रेख करना, उसमें कितनी जरूरत है, वहां पर किस मुद्रा में, मतलब हम आयात ज्यादा कर रहे हैं या निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, और किसकी करेंसी के अंदर, मतलब हम इंडियन करेंसी में ज्यादा पे कर रहे हैं या फिर फॉरेन कंट्री की करेंसियों में ज्यादा पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यही डिपार्टमेंट देखता है, जिसके कारण भारत में अधिक मात्रा में आयात होने लगा था और निर्यात नहीं कर पा रहे थे। मतलब हम मशीनों का उद्योग ज्यादा बढ़ाने के लिए, अपना निवेश को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम बड़ी बड़ी मशीनें लेके आने लग गए थे, बड़े बड़े मतलब ये मान के चलो हम हर तरीके की टेक्नोलॉजी, मतलब हर तरीके की टेक्नोलॉजी हम अपनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें विदेशी टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमें विदेशी मशीनरी भी चाहिए होंगी। तो जिससे क्या हुआ, विदेशी मशीनरियों का ज्यादा आयात होने लगा था और निर्यात भारत से कम हो रहा था, जिसके कारण क्या होता है, जो विदेशी विनिमय था वो धीरे धीरे कम होता गया। वह सही समय पर भुगतान भी नहीं कर पाते थे। मतलब हम लोग क्या करते थे, मशीन ले ली और उसके लिए बोल देते कि हम इस दिन दे देंगे, और हमारे पास में पैसे ना होने के कारण, करेंसी ना होने के कारण हम उसको डिले करते चले जाते थे, तो जिसके कारण व्यापार में परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा था। ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड सेक्टर था हमारा, तीसरा था हमारा भुगतान संतुलन का संकट। मतलब जो हमारा बीओपी था, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट था, या फिर हम जिससे हम व्यापार करते थे, जिसका हम शेष व्यापार जिसे हम बोलते थे, वो क्या था, उसमें देखते हैं क्या क्या कमी आई थी। शेष विश्व के साथ किए गए लेन देन के कारण देश की कुल प्राप्ति
किया, मतलब जो प्राप्त किया और कुल भुगतान के बीच में जो अंतर होता है उसे शेष भुगतान कहा जाता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये भारत है, ठीक है, और ये आपका कोई फॉरेन कंट्री है। हमने इसके और इसके बीच में, मतलब इसने, भारत ने भी यहाँ पर वो किया और इंडिया फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पे आया, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाता था, भुगतान संतुलन कहलाता था। जो बच जाता था वो धीरे धीरे भुगतान, यानी कि इन दोनों के बीच का तो संतुलन हो गया। लेकिन क्या हुआ, भारत यहाँ पर भी एक संकट से घिर चुका था। क्यों, भारत क्या था, धीरे धीरे अपना रहा था, बाहर की चीजों को भारत मंगा रहा था। यहाँ पे भारत धीरे धीरे मंगा रहा था, तो क्या है, उनको बैलेंस, यानी कि उनको पेमेंट नहीं कर पा रहा था। उनको जब पेमेंट नहीं कर पा रहा था तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे ऊपर कर्जा बढ़ने लगा। जब हमारे ऊपर कर्जा बढ़ने लगा और हम देश में भी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बाहर का भी हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट बौखला गई थी। मतलब गवर्नमेंट को अब समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। 1990 में भारत का चालू खाता सॉरी, जिसे हम CID का खाता, मतलब जो घाटा था वो धीरे धीरे कम हो गया था, और उधार से विश्व, यानी कि विश्व का जो उधार था वो निरंतर बढ़ता जा रहा था। जैसे मैंने अभी बताया, हम जब वो व्यापार कर रहे थे तो हम उनको पैसे नहीं चुका पा रहे थे, मतलब उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। और जब उनकी हम पेमेंट नहीं करेंगे बच्चा, तो क्या होगा, हमारे ऊपर कर्जा होता चला जाएगा। जब हमारे ऊपर कर्जा ज्यादा होता चला जाएगा, आप खुद ही सोचिए, हम बाहर से भी कर्जा अपने घर में कर रहे हैं, ठीक है, और जब हम बाहर से हमारा ऊपर कर्जा हो रहा है तो हमारी पेमेंट कम आ रही है, और हमें घर में भी खर्चा चलाना होता है। तो अब ये बताइए कि एक व्यक्ति की 10,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, उसके ऊपर 30-40 हजार रुपए का कर्जा हो गया, और वो रेंट पर रहता है, 5,000 रुपए उसके रेंट में चले जाते हैं, और 5,000 रुपए में उसको घर का खर्चा भी करना होता है और बाहर उनका कर्जा भी देना होता है। तो आप खुद सोचे बच्चा, तो यहाँ पर क्या हालत होगी इसकी, तो इस व्यक्ति की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, या तो घर का खर्चा चला पाएगा या फिर कर्जदारों को ही दे पाएगा। तो इस कंडीशन में ही फंस चुका था उस टाइम पे भारत। यही कंडीशन थी भारत की बिल्कुल, कि अब भारत क्या करे, अगर भारत में निवेश नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी निवेश के लिए सबको प्रोत्साहन कर दिया था, प्रोत्साहित कर दिया था। अब भारत समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आगे का जो फील्ड बचता है वो आता है हमारा फोर्थ, कि ऋण का भारी जाल। मतलब भारत धीरे 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 क्या होने लगा था, कर्जे में डूबता जाने लगा था। कि भारत सरकार व्यय का जो व्यय था वो राजस्व अधिक था, राजस्व व्यय मतलब क्या था, बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके कारण सरकार को बैंकों, जनता, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, वित्तीय संस्थाओं से उधार लेना पड़ रहा था। मतलब जैसे कि IMF थी, या फिर आपका वर्ल्ड बैंक था, या फिर आपका WTO, मतलब इस तरीके से जो भी विदेशी संस्थाएं थी, इन सब से भारत को उधार लेना पड़ रहा था वो कर्जा चुकाने के लिए। तो मतलब यहाँ पर ये आ रहा था, तो देखो ऋण का जाल किसे कहते हैं, कि ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से क्या लिए, पैसे लिए, ठीक है, और ये व्यक्ति से पैसे लेने के लिए क्या करता है, इससे उधार लेता है, और ये क्या करेगा, अब इसके पैसे चुकाने के लिए इस वाले व्यक्ति से पैसे लेकर इसको दे देता है। अब इसका कर्जा इसके ऊपर आ गया। अगर यहाँ से इसके पास ने इसने 100 रुपए लिए, यहाँ से 200 रुपए लेगा, 100 रुपए अपने खर्चे में ले लेगा, 100 रुपए इसका कर्जा निपटा देगा। अब इसका 200 रुपए कर्जा हो गया। अब ये क्या करेगा, इसका कर्जा देने के लिए किसी चौथे बंदे को तलाश करेगा, उससे 300 रुपए कर्जा लेगा, 200 रुपए इसके निपटा देगा, 100 रुपए में अपना खर्चा चलाएगा। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे इसका जो कर्जा था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो यहाँ पर इसका जो कर्जा था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब जब ये कर्जा बढ़ने लगा तो इसे ही बोला जाता है ऋण का भारी जाल। यहाँ पर क्या हो गया था, इसका कारण क्या हो, जब उधार बढ़ने लगा तो उधार लेना पड़ रहा था, जिसका भुगतान करना काफी मुश्किल बन गया था, और धीरे धीरे भारत कर्जे में डूबता चला गया था। ठीक है बच्चा, आगे हम बात करते हैं, जो फिफ्थ पॉइंट है, मुद्रास्फीति का बढ़ता दबाव। मुद्रास्फीति देखो क्या होता है, कि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा लिया गया ऋण और मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करने के कारण भारत को मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा था। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा था, कि इस कर्जे को चुकाने के लिए हमें कहीं बाहर से कर्जा लेना पड़ रहा था, और उस कर्जे को लेने के लिए हमें डबल से तिबल से, मतलब डबल तिबल हमें उनको उन्हीं की करेंसी में हमें भुगतान पे करना पड़ रहा था। इसका मतलब हमारे रुपए की वैल्यू क्या हो गई थी, यहाँ पे बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। और हमारे रुपए की जब वैल्यू नहीं रहेगी, हमें दूसरे की ही करेंसी में हमें अगर उसका कर्जा पे करना पड़ेगा, तो समझ लीजिए कि हमारे रुपए की कोई डिमांड नहीं कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे भारत में मुद्रास्फीति हो गई। ये हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से
कि मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति, मतलब मुद्रास्फीति कब होती है और मुद्रा अपस्फीति कब होती है। अगर आपको पता है तो देन गुड, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं जो भारत ने अपनाई थी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, ठीक है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो निप अपनाई थी, इसे देखते हैं भारत में नई आर्थिक नीति ये क्या था। देखो यहां से 101% आपका क्वेश्चन फंसेगा और ये पिछली जो प्रीवियस क्लास थी 12th क्लास थी उसके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत ने नई आर्थिक नीति यानी कि निप की घोषणा कब करी थी। तो भारत ने नई आर्थिक नीति की जो घोषणा करी थी वो जुलाई 1991 में करी थी। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा इसको कि भारत में निप की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो आपका आंसर होगा जुलाई 1991 में, यानी कि जुलाई 1991 में भारत ने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को भारत ने अपनाया था कि भाई अब हम क्या करेंगे, नई इकोनॉमी पॉलिसी लेकर आए हैं, अब हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इस नीति ने भारत में एक प्रतियोगी वातावरण पैदा कर दिया। प्रतियोगी वातावरण मीन्स कहने का मतलब कि अब भारत बहुत तेजी से डेवलप होने लगा और भारत में जो बनने वाली जो चीजें थी, भारत की जो यहाँ पर जो मेड इन इंडिया जो वस्तुएं थी वो अब विदेशी मार्केट में भी अब अपना रूप दिखाने लग गई थी। यहाँ पर भी विदेशी इंटरनेशनल यानी कि जो विदेशी व्यापार था, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार था, वहां पर भी भारत की जो चीजें थी वो हाईलाइट होने लगी। लोग भारत की बनी हुई चीजों को अब देखने लगे, सर्च करने लगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी भारत की जो गुड्स थी यानी कि भारत की जो वस्तुएं थी, इनकी जो डिमांड थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इनकी डिमांड भी अब भारत की होने लगी थी, जिससे क्या हुआ, नए नए तरीके की जो फार्में थी वो भारत में आने लगी। और यहाँ पर क्या हुआ, देखो कुछ और किया था भारत ने इस इकोनॉमी पॉलिसी में कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि फर्मों के प्रवेश और संवृद्धि पर लगाए गए नियंत्रण को हटाना। यहाँ पर समझने का मतलब क्या है, इसको समझना बड़े ध्यान से कि इन्होंने क्या करा था कि जब नई इकोनॉमी पॉलिसी जो आई थी भारत में, तो इस पॉलिसी में क्या किया था, देखो इस पॉलिसी में भारत ने क्या किया था कि जो 1956 में जो रूल्स या जो नियम बनाए थे, उन नियमों को क्या किया, 1991 में उन नियमों में कुछ चेंज किया। क्या किया, कुछ चेंज किया। तो सबसे पहला चेंज था कि जो प्रवेश होगा, मतलब कोई भी अगर ये आपकी मार्केट है, मतलब भारत की जो मार्केट है, अगर इसमें कोई न्यू कंपनी आना चाहती है तो वो भारत की न्यू कंपनी वो इस मार्केट में आ सकती है, उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, जो कि 1956 में लगाया था। कौन सा, लाइसेंस की विधि लेकर, कौन सा, लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस की जो डिमांड करी थी 1956 की जो पॉलिसी हमने लागू करी थी, ये 1991 में बिल्कुल बिल्कुल न्यू तरीके से चेंज कर दिया। अब बोल दिया गया था कि भाई मार्केट में अब कोई भी कंपनी आकर आ सकती है, अपना बिजनेस कर सकती है। संवृद्धि पर नियंत्रण, मतलब अब वो क्या कर सकती है, वो अपने तरीके से अपनी कंपनी को मैनेज कर सकती है और जितना चाहे वो निवेश कर सकती है, उसमें गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब यहां पर क्या था, गवर्नमेंट हर चीज को कोऑर्डिनेट कर रही थी। मतलब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा था, अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी अगर यहाँ पर निवेश कर रहा था इस पॉलिसी में, तो 1956 की जो पॉलिसी थी उसमें इंटरफेयर गवर्नमेंट का भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली होता था। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर जो कुछ जो प्राइवेट लोग थे, मतलब जो बड़ी बड़ी फैमिलियां थी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, उनको गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई अब आप लोग क्या करो, अपने अच्छे तरीके से, अपने तरीके से आप यहाँ पर क्या करो, निवेश करो, इसमें गवर्नमेंट आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, आप स्वतंत्र हो और आप अपने तरीके से व्यापार को कर सकते हो। तो ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में एक सबसे बड़ा चेंज किया गया था कि जो निप लागू हुआ था कि कोई भी मार्केट में कोई भी कंपनी आ सकती है और वो कंपनी क्या है, स्वतंत्र है, वो किसी भी रूप में या फिर किसी भी अन्य चीजों में उसके ऊपर कोई भी इंटरफेयर करने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो नई आर्थिक नीति थी उसके उपाय क्या क्या थे। मतलब
वो कितने तरीके से और किस तरीके से काम करेगी और कैसे कैसे वो काम करेगी। तो सबसे पहला चीज था उसमें स्थिरात्मक उपाय। उसका स्थिरात्मक उपाय मतलब अल्पकालीन समय। मतलब यहाँ पर अब क्या होगा, अब दीर्घकालीन और अल्पकालीन, मतलब ये दो तरीके से काम करेगी कि मार्केट में अगर कोई कम समय के लिए फर्म आती है तो उसके लिए क्या चीजें क्या नियम, क्या कंडीशंस और क्या क्या रूल्स होने चाहिए। और जो दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए कोई मार्केट में कंपनी आती है तो उसके लिए कौन कौन से सुधार और क्या क्या चीजें और कौन कौन सी उसके ऊपर नियम या कानून लागू होने वाले हैं। तो स्थिरात्मक उपाय में क्या था, विदेशी मुद्रा के कोष को रखते हुए भुगतान शेष को कम करना। मतलब अब हमने क्या सोच लिया था, एक डिपार्टमेंट हमने अलग बना दिया था कि जिसका काम था कि वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी मुद्रा को क्या करेगा, अपने पास में इकट्ठा करेगा और कम से कम उसका भुगतान क्या करे, उसका भुगतान को कम करे। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा अपने रुपए में क्या करे, व्यापार करे, विदेशी मुद्राओं को अपने पास में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सके। बेटा अगर कोई भी देश किसी भी देश की मतलब अगर कोई भी देश बाहर विदेशी मुद्रा को अपने पास में इकट्ठा करता है और उसके पास में सभी देशों की अगर मुद्राएं इकट्ठी हो जाती हैं, वो सभी देशों से व्यापार कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना यानी कि चीन। ठीक है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका चीन। चीन के पास में क्या है, हर देश की मुद्राएं हैं, वो किसी भी देश से उन्हीं की करेंसी में क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो उसने अपने आप को क्या कर दिया है, अपने आप को एक आर्थिक इकोनॉमी में घोषणा कर दिया था। या पॉलिटिकल में आप पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ा होगा जिसके पास पॉलिटिकल है, वो अपने आप को उदार नीति मतलब उसने अपने आप को डेवलप करने के लिए घोषित कर दिया था कि अब मैं विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में जाना जाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसके पास में विदेशी करेंसियां और सभी देशों की करेंसियां उसके पास में इकट्ठी हो गई थी। ठीक है, बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करना ये स्थिरात्मक उपाय है। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखना और मुद्रास्फीति को कम करना, यानी कि मुद्रास्फीति जो थी उसको कम करने का उपाय इन सब के पास में यानी कि स्थिरात्मक उपाय में आता है। उसके बाद में संरचनात्मक उपाय मतलब दीर्घकालीन समय के लिए, मतलब जो कंपनी या फिर जो नियम कानून जो रूल्स हैं जो नियम हैं वो क्या है, लंबे समय के लिए है। मतलब जो देखा जाएगा कि जो परमानेंट है और लंबे समय तक जो चल सकते हैं सुधार। तो वो मतलब अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी उसको सुधारना। मतलब जो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो गई थी, डूबती चली गई थी, यानी कि उसका ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो उसको आगे ग्रोथ करना ये दीर्घकालीन उपाय था, यानी कि संरचनात्मक उपाय। यानी कि अपनी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जो संरचना है उसको कैसे हम सुधार सकते हैं। विदेशी व्यापार में प्रतियोगिता को बढ़ाना, मतलब कि अपने देश की यानी भारत की जो बनाई हुई वस्तुएं हैं उनका इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें क्या करना, उसमें इन सारी चीजों को क्या करना, अपने भारत की पहचान बनाना। तो ये सारी चीजें किसके अंदर थी, वो सारी चीजें न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के अंदर थी जो भारत ने निप को अपनाया था। तो भारत ने निप को 1991 में अपनाया था, वो भी कब, जुलाई में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें हमने डिस्कस करी हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है या फिर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और हमारे YouTube चैनल यानी कि ASC यानी ओरम स्मार्ट क्लासेस और ओरम एडुकेटर यानी कि ओरम एड्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या होंगे, ये इम्पोर्टेंट होंगे। क्यों, इनके ऊपर आपको एजुकेशन की वीडियो सभी मिल जाएंगी। धीरे धीरे हम सभी चैप्टर्स की वीडियो और सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो हम धीरे धीरे अपलोड करते जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल हुई है आपके लिए तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। धन्यवाद।